Okay, students, so welcome to the session. Uh, Here we have included all the questions which has been asked in NEET from 2016 to 2023. उन सारे क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे लेक्चर सीरीज के बाद। आप इसको अगर देखेंगे तो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिट होगा। और समवेयर जैसे ही आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो एक ओवरऑल आपका रिवीजन भी हो जाता है। आप देखोगे स्टूडेंट्स कि ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली मोल से आते हैं। मोल तो ऐसा टॉपिक है जहां इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनने का तो कोई लिमिट नहीं है। कोई भी चैप्टर में मोल के कॉन्सेप्ट को लगा सकता है, वेदर इट इज सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो और इक्विलिब्रियम। कोई सा भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आप देखेंगे तो वहाँ पे मोल का यूज होता है। बट हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को लिया है जो मोल से डायरेक्टली आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां डायरेक्टली मोल और मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे हमने वैसे क्वेश्चंस लिए हैं जो मोल का डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2016 के क्वेश्चन से। देखिए, आपको बोल रहा है क्या, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आप यूनिट को लेकर के और लैंग्वेज को लेकर बस परेशान हो सकते हैं। इन्होंने बोला कि 116 मिलीग्राम ऑफ अ कंपाउंड ऑन वेपोराइजेशन इन अ विक्टर मेयर्स apparatus displaces 44.8 ml ऑफ एयर मेजर्ड एट STP, द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज। देखिए, ये कोई कंपाउंड था, आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि विक्टर्स मेयर्स apparatus क्या है नहीं है, उसका नॉलेज अगर आपको नहीं है तो अल्टीमेट थिंग ये है कि इस कंपाउंड का वेपोराइजेशन हुआ। तो जब वेपोराइजेशन होगा, वो जो भी रहा होगा, वो मान लेते हैं कि लिक्विड था, बाद में वेपोराइज कर गया, तो वेपोराइज करेगा तो उसका खुद का वेपर वहाँ निकलेगा। और उसके खुद के वेपर ने क्या किया, इतने एयर को डिस्प्लेस कर दिया। तो जब आप इतने एयर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही हुआ ना कि आपका खुद का वॉल्यूम उतना है। अगर आपका वॉल्यूम ये है तभी तो आप इतने एयर को डिस्प्लेस करके अपनी जगह बना पाए, है ना। सो पॉइंट सीधा सा यही है कि इस लैंग्वेज से हमें जो डेटा चाहिए वो ये है कि आपके पास जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड की 2 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। वो जो भी अननोन कंपाउंड है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ डैट, बट उसके 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है उसका मास, और सेकेंड इन्फॉर्मेशन है उसका वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 116 मिलीग्राम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 44.8 ml। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जहां हम मास को वॉल्यूम से कोरिलेट कर पाए? बिल्कुल, डेंसिटी के टर्म्स में करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब हमें STP का कंडीशन नहीं दे रखा होता है। हियर इन द क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी सेड कि STP कंडीशन पे ये दिया हुआ है वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम का ये मास है, क्योंकि मास ये था, वेपोराइज होने के बाद इतना वॉल्यूम आया और इसने इतने एयर को डिस्प्लेस कर दिया। नहीं, तो उस कंपाउंड का जो मास है वो इतना मिलीग्राम है और उसका वॉल्यूम ये है। सीधी सी बात यही है। सो द अल्टीमेट पॉइंट इज कि वी कैन से कि देखो, अगर तुम्हारा STP कंडीशन की बात करें तो वी आर अवेयर ना कि एट STP कंडीशन 22.4 लीटर 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस विल बी 1 मोल। ये होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल होता है। अब आप देखो, अगर 22.4 लीटर 1 मोल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 44.8 लीटर अगर होता हमारे पास तो 2 मोल होता। ये तो बहुत सीधी सी बात है। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन तो 44.8 ml का दिया है, कोई बात नहीं, आप 44.8 ml पे कर दो। अगर 44.8 ml पे करोगे तो 2 इंटू 10⁻³ मोल आएगा। चलिए आने दीजिए इसको, मिली मोल्स के टर्म्स में आ गया, कोई बात नहीं। अब इतने मोल का मास ये है 116। सो वी आर अवेयर कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही ना। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या निकला कि मास इन ग्राम बाय नंबर ऑफ मोल्स, यही करेंगे ना। अब आप बताइए, क्या आपके पास मास इन ग्राम है? कहेंगे सर मास इन ग्राम तो नहीं है, मिलीग्राम है। तो मिलीग्राम है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 116 इंटू 10⁻³ अब तो ग्राम में आ गया। और नीचे में जो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला है अभी, वो कितना है, 2 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम का यूज करके, सो 2 इंटू 10⁻³। तो क्या ये फाइनली कैंसल आउट हो करके और आपको क्या 58 आंसर दे देगा कि नहीं दे देगा? सो व्हाट वी आर गोइंग टू से कि इस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 58 है। क्योंकि 58 अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट है,
then only the compound having mass this much will show a volume of 44.8 ml at STP condition, otherwise नहीं शो करता। तो ठीक है, मतलब थोड़ा mg और ml को लेके कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन आप एक बात सोचो स्टूडेंट्स, आगे से एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर दोनों यूनिट्स को उसी ने उसी सेम फ्रैक्शन से उसको डिक्रीज करा है, जैसे ग्राम से mg किया तो लीटर को मिलीलीटर कर दिया, तो कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब आप चाहते ना तो डायरेक्ट यहाँ से भी चल सकते थे कि चलो 44.8 ml को लीटर ही लेके चल लेते हैं और वहाँ से भी सॉल्व कर लेते, बट ठीक है कोई बात नहीं, एरर नहीं होगा, तो आप कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास 2016 का ही क्वेश्चन है, सेकेंड, जो नीट में आया हुआ है। देखिए आपको बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 49.3% कार्बन, 6.8% हाइड्रोजन एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज 73। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और उसके अलावा ऑक्सीजन भी है, क्योंकि ऑप्शन से ही दिख रहा है कि उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? होगा। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेटली इसका कितना परसेंट दिया है? 49.3% दे रखा है। हाइड्रोजन का कितना परसेंट दे रखा है? 6.84% दे रखा है। दे रखा है क्या? और आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया है, तो अगर इन दोनों का ही परसेंटेज आपको पता है तो क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज आप नहीं निकाल पाएंगे? ऑक्सीजन का जो परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा अपने को, लेट से कि ये तो हो गया लगभग 54, तो 46% के आसपास आप मान के चलो ना, वही 46.8% के आसपास आ जाता है ये। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहा हूँ। ये हमारा आ गया अल्टीमेटली, आपके सारे परसेंटेज पता चल गया। हमने सीखा हुआ है ना कि जो भी परसेंटेज हमें देता है तो हम उसको क्या लेके चल लेंगे? मास इन ग्राम लेके चल लेंगे, है ना। तो मास इन ग्राम हमारा ये है, और मास इन ग्राम को मोलर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा ये 49.3 ग्राम, ये 6.84 ग्राम और ये 46.8 ग्राम। अल्टीमेटली मोल की बात अगर करें तो मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? 49.3/12 मास इन ग्राम बाई एटॉमिक मास, यहाँ पे 6.84/1 और 46.8 समथिंग बाई 16, ये करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे ही आपने ये काम किया तो आपको जाहिर सी बात है क्वेश्चन इजी है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको परेशानी कर सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, है ना, तो ये लगभग अपने को यहाँ पे ये तो आ जाएगा, ये 12 से है, 49.3 से आपको 12 डिवाइड करना होगा क्योंकि कार्बन दे रखा है। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो एक स्टेज पे आपको ये आ जाता है, जस्ट अ मिनट, ये आ जाएगा आपका लगभग 4.84 के आसपास। ये तो 6.84 ठीक ही है, और ये जो आ जाएगा स्टूडेंट्स आपको आई थिंक 2.76 के आसपास ऐसा आएगा। ठीक है, आप भी वेरीफाई कर लेना। वैसे मान लेते हैं ये हमारा सॉर्ट करके वर्जन आया। अब जब ये जो आया तो इसको फिर से हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो हमने फिर से किया 4.84 को 2.76 से डिवाइड किया, 6.84 को भी 2.76 से डिवाइड किया, और 2.76 को तो 2.76 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब हमें फ्रैक्शन नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? सबसे छोटे वाले नंबर से वापस से डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है जब आप ऐसे डिवाइड करेंगे इवन देन आपको क्या मिलने वाला है? मिलेगा 1.5, 2.5 एंड 1, ये मिलेगा, ये आ जाएगा। क्या अभी भी आपको परफेक्ट इंटीजर मिला? क्या नहीं मिला? नहीं मिला। तो अब डिवाइड का काम करोगे, नहीं कुछ होने वाला। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर फ्रैक्शन आया तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई करिए। अल्टीमेटली जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अपने पास आ जाता है 3, 5 एंड 2। तो अल्टीमेटली आप इस जगह पे पहुंच जाओगे। इसके ऊपर का कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, बट यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे एंड 3:5:2 का रेशियो आ जाएगा। जब 3:5:2 का रेशियो आया तो ये कौन सा फॉर्मूला है? क्या ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है? नहीं, ये इंपीरिकल फॉर्मूला मिला अपने को, पता है ना। मोलर रेशियो अपने को हमेशा इंपीरिकल फॉर्मूला देता है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला इज C3H5O2। और क्या इंपीरिकल फॉर्मूला से मॉलिकुलर फॉर्मूला पे पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमें मॉलिकुलर वेट का इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन ने हमें अलग से एक और हिंट दे रखा है, और वो है वेपर डेंसिटी के बारे में। अब देखिए कि अगर
वेपर डेंसिटी की बात करें तो वेपर डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान में होगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो यहाँ से क्या मॉलिक्यूलर वेट आप आइडिया लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2, यानी कि 73 इंटू 2, तो ये आ गया 146। 146 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 146 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। जबकि इंपीरिकल फॉर्मूला का जब आप वेट निकालेंगे, जब इंपीरिकल वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, आई एम सेइंग इंपीरिकल वेट, तो इंपीरिकल वेट आ जाएगा अपने को 73। तो क्या आइडिया लगा इससे? ये आइडिया लगा कि इसका इंपीरिकल फॉर्मूला का जो फैक्टर निकल के सामने आ रहा है वो 2 है, क्योंकि आपको पता है ना n जो अपन निकाला करते थे वो कैसे निकालते थे कि मॉलिक्यूलर वेट बाई इंपीरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 146, इंपीरिकल वेट 73, तो 2 आया। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n टाइम्स इंपीरिकल फॉर्मूला। और n टाइम्स जब आप करेंगे, यानी 2 टाइम्स जब आप इसका करेंगे, तो 2 टाइम्स C3H5O2 जब आपने किया तो क्या आया स्टूडेंट, C6H10O4। C6H10O4 हमारे पास अल्टीमेटली बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस तो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, बस हमें इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन ये मिला कि हो सकता है कि अगर मान ले कि एक बार में इंटीजर नहीं आया तो हम एक बार डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई वाला अप्रोच लगाएंगे, और वेपर डेंसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ गैस ए इज ट्राइस ऑफ डैट ऑफ गैस बी। दो गैसेज का कंपैरिजन चल रहा है, एक तरफ ए है एक तरफ बी है, ठीक है, और सेम टेम्परेचर रख दिया है, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, चलो अच्छी बात है। ए और बी है, तो बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्राइस ऑफ डैट ऑफ गैस बी। तो मान लेते हैं ए का डेंसिटी 3D है तो इसका D है, ए का 3 टाइम्स बोला इसने, ये हमारा डेंसिटी का हो गया। ये हमने किसको लिया है, डेंसिटी को। इसके बाद बोल रहा है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी इज ट्वाइस ऑफ डैट ऑफ ए। तो इसको m ले लिया तो इसको 2m ले लिया, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन बी एंड ए, यानी कि ये हमसे पी बी बाई पी ए पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है, प्रेशर एक्टिंग ऑन बी एंड ए, पी बी बाई पी ए पूछ रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हमें डेंसिटी को प्रेशर के साथ रिलेट करके चलना पड़ेगा। कई बच्चे को डायरेक्टली याद होता है पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, ध्यान में आ रहा होगा, अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा साइड में समझ लीजिए। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अपन डिस्कस करते थे, आप चाहें तो पी वी इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाई मोलिकुलर मास इंटू आर टी कर सकते हैं, फिर पी इज इक्वल टू एम बाई वी और कैपिटल एम आर टी कर सकते हैं। यहाँ से क्या पता चला कि P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम, सो वी कैन से कि प्रेशर का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में क्या आया, P डी आर टी बाई एम, P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम। अब उसका यूज करना है। आपने क्या R और T को कांस्टेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, क्योंकि R तो कांस्टेंट होता ही है और टेम्परेचर आपने बोला कि कांस्टेंट है। सो फाइनली यहाँ पी बी बाई पी ए जब अपन करने चलेंगे तो पहले B के लिए पी बी बाई पी ए कर रहे हैं, तो पी बी के लिए क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ बी, आर और टी तो गया काम से, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ बी। ऐसे ही अगर आपने पी ए लिखा तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ए बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए। अब आप डी के टर्म्स में और एम के टर्म्स में इसको पुट करो, सो पी बी बाई पी ए इज इक्वल टू डी बी कितना है, डी बी डेंसिटी ऑफ बी कितना है, डी, मोलिकुलर वेट ऑफ बी कितना है 2m, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ ए कितना है 3D, तो डेंसिटी ऑफ ए 3D नीचे रखा, और मोलिकुलर मास ऑफ ए कितना है m, तो m यहाँ डाल दिया। इसको जब आप लेके आगे बढ़ेंगे सॉल्व करेंगे तो पी बी बाई पी ए इज इक्वल टू, देखिए डी डी कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, 1/6 इसका रेशियो आ गया पी बी बाई पी ए। अगर पी ए इज टू पी बी पूछा होता तो 6:1 करते। तो ये सब छोटे से मिस्टेक्स हैं जो अपन कर सकते हैं। पी बी बाई पी ए पूछा है, बी का पहले बाद में ए है तो 1:6 इसका आंसर आएगा। वैसे ऑप्शन यहाँ पे 6:1 नहीं है लेकिन देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो एक तरीके से मोल के अलावा गैसियस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए अपन ने इसको कंसीडर कर लिया। आप गैसियस में भी देखोगे तो PYQ में ये क्वेश्चन दे रखा होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 4th नंबर में। चलिए देखिए 4th नंबर में बोल रहा है कि इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। सबसे पहले अपने को 1 by 1 सारे ऑप्शंस को चेक करने पड़ेंगे।
18 ml ऑफ वाटर है, तो 18 ml ऑफ वाटर में कैसे मोल निकालोगे? ये बहुत अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। लोग सोचते हैं हमेशा एसटीपी पे ही वॉल्यूम से मोल में कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं। डेंसिटी आपके पास अगर है तो डेंसिटी से क्या आप वॉल्यूम से मास पे नहीं जा सकते हैं। और मैंने आपको बोला हुआ है कि डेंसिटी और किसी का याद रखो या नहीं रखो, लेकिन वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ये दिमाग में रहना चाहिए। सो ओनली इन केस ऑफ वाटर 18 ml इज 18 ग्राम, एंड व्हेन इट बिकम्स 18 ग्राम वी कैन सिंपली से इट इज 1 मोल, है ना। तो 1 मोल आया। 1 मोल का मतलब कितने सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स आप जानते हो ना, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। पहले वाले का तो ये आया। दूसरे वाले में जाहिर सी बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना, 18 ग्राम की जगह 0.18 ग्राम आया, तो इससे तो कम ही होगा मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 180 m एंड 273 केल्विन। इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सिर्फ मैं हिंट आपको दे देता हूँ। सी में आप यूज करेंगे PV इक्वल टू NRT, और N यहाँ से आ जाएगा PV बाई RT, एंड इवन देन जो N आएगा वो लेस देन 1 मोल आएगा स्टूडेंट्स। तो लेस देन 1 मोल आएगा तो फिर वही कहानी है, इससे तो कम ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ वाटर। 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? 10 टू द पावर -3 इंटू Na। क्या इस वाले से फिर से कम हो गया कि नहीं हो गया? मतलब घुमा फिरा के जो पहला ऑप्शन है हमारा, यही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दे पाएगा। बस आपको यही देखना है। तो इसमें सीखने लायक बात यही था कि 18 ml को अपन 18 ग्राम ले लेते हैं, और साथ में ये PV इक्वल टू NRT का यूज करके इसको निकालेंगे, तब भी ये लेस देन 1 मोल आएगा। आप देख लेना वैसे कैलकुलेट करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जब N इक्वल टू PV बाई RT करते हैं, प्रेशर ATM में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। डैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। ओके, 5th वन देखिए। 5th में क्या बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? HCOOH, एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब क्या हुआ? H2C2O4, ये हुआ। कई बार लोग इसको CHO का होल 2 भी लिख देते हैं, सॉरी CHO2 का होल 2 भी लिख देते हैं। H2C2O4 याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। A mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through the KOH pellets. So weight in gram of the remaining product at STP will be. देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए। इंपॉर्टेंट का मतलब बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होंगे। मोल का कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, बेसिक रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, है ना, तभी जाके ये काम बन पाएगा। देखिए, आप आगे चल के फर्दर चैप्टर्स जब डिस्कस होंगे, देन यू गॉट टू नो कि जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और जब ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो ये क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के वाटर को बाहर निकाल के फेंक देता है। मतलब अगर मैंने HCOH को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया, या इवन इसको भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो होने ये वाला है कि H2O आपका बाहर निकलने वाला है। इसमें भी H2O बाहर निकलने वाला है। बेसिक रिएक्शन है, याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। बट इस वाले केस में जब H2O बाहर निकल जाता है तो H2O के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बचता है कार्बन मोनोक्साइड। इक्वेशन से भी आप देख सकते हो। और इस वाले केस में जब H2O बाहर निकल जाता है, जब आपका H2O बाहर निकल गया तो क्या निकलता है? यहाँ से CO2 निकलता है, ठीक है। और साथ में CO2 के साथ साथ यहाँ पे CO भी निकलता है, CO भी निकलता है और साथ में CO2 भी निकलता है। तो दोनों में ही फॉर्मिक एसिड में कार्बन मोनोक्साइड निकला, ये गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड है। ये अपना गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड है। बात समझ रहे हैं? तो ये केस बना आपका। अब देखो, इसने क्या बोला कि द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर। तो H2O की बात तो छोड़ दीजिए, जो गैसियस मिक्सचर है उस पर आ जाते हैं। जो हमारा गैसियस मिक्सचर है वो किसका है? कार्बन मोनोक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। बोला कि इसको क्या करो, आप KOH के पैलेट्स के थ्रू पास करो। तो KOH के पैलेट्स के थ्रू जब आप इसको पास करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आपको नहीं पता कि KOH का जो नेचर है वो कैसा है? बेसिक नेचर है ये। और बेसिक नेचर वाला एसिड को तो छोड़ेगा नहीं, एसिड से तो वो रिएक्ट करेगा ही। और आपको पता है ना कि कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। इसका मतलब क्या होने जा रहा है? CO2 वहाँ पे जाके उससे रिएक्ट कर लेगा KOH के साथ।
आप बोलेंगे सर ये CO भी तो मेटल का नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन CO कैसा ऑक्साइड होता है? न्यूट्रल। याद रखिएगा, CO कैसा ऑक्साइड होता है? न्यूट्रल। ना वो एसिडिक सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा ना बेसिक सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा। तो फाइनली अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन ने क्या बोला था? बोला कि वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP। रिमेनिंग मतलब क्या? ट्रीटेड विद दिस द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH। तो KOH से जब आपने पास किया तो KOH से पास होने के बाद CO2 तो जाके रिएक्ट कर लिया, तो फाइनली रिमेनिंग प्रोडक्ट कौन सा बच जाएगा? रिमेनिंग कौन बच जाएगा? जो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो रिमेनिंग कौन बचा? CO। तो बताइए जो CO हमारे पास है वो क्या पहले रिएक्शन दूसरे दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो गैसियस मिक्सचर में किसको लेना है? CO2 को नहीं लेना है, क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। H2O को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि वो तो लिक्विड है। अल्टीमेटली अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो ये 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड दिया है। फॉर्मिक एसिड के लिए आप मोलिकुलर वेट देखोगे, इसका 46 आता है, और H2C2O4 के लिए आप कैलकुलेट कर लेना, इसका 90 आता है। ये मैंने मोलिकुलर वेट यहाँ साइड में लिख दिया। अब आप बताइए, क्या मैं HCOOH के लिए यानी फॉर्मिक एसिड के लिए और आपके ऑक्जेलिक एसिड के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.3/46, और यहाँ जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो आ जाएगा 4.5/90। ठीक है ना, 4.5/90। ये हमारा H2C2O4 था। अब देखो यहाँ पे ये जो आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1/20, ये भी आ जाएगा 1/20। दोनों के ही 1/20 में 1/20 आ गए। जब दोनों के 1/20 मोल आ गए, सो पॉइंट क्या है कि CO का भी कितना हो जाएगा? 1/20 मोल, और इसका कितना हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा 1/20 मोल। तो टोटल जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिला वो कितना मिला? टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर जो मिला वो कितना मिला? 1/20 मोल प्लस 1/20 मोल, और 1/20 का मतलब 1/10 मोल। अब आपसे क्या पूछा है कि आप इसका वेट बताइए ग्राम में। तो ग्राम में अगर मुझे वेट बताना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/10 को इसके मोलिकुलर वेट यानी CO के मोलिकुलर वेट 28 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 2.8 ग्राम। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2.8 ग्राम। देख लीजिए। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए कि भाई जब ऑक्जेलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये होता है। ऐसे पॉपुलर रिएक्शंस है, जब आप आगे फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, मोल ही सिर्फ पढ़ के बैठे हो तब तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब ओवरऑल आगे आप बढ़ेंगे तो ये सारे रिएक्शंस काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 2018 में आया हुआ बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये। अब आगे बात करते हैं हम लोग 6th नंबर का। देखिए बोला है द डेंसिटी ऑफ 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस, द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, कितना होगा मोलालिटी? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन, और कंसंट्रेशन टर्म में ये स्विचिंग वाला क्वेश्चन है, मोलालिटी से मोलालिटी पे जंप करना है। ठीक है, तो चलिए आपको टेबल बनाने आता है, मैंने बोला हुआ था कि वो चार्ट बना के तब आप आगे बढ़ेंगे। 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 2m NaOH सॉल्यूशन। तो 2m NaOH सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्यूशन, इसमें NaOH आ गया और सॉल्वेंट आपने वाटर ले लिया। 2m NaOH का मीनिंग क्या है? 2m NaOH का मीनिंग ये है कि 2 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या मैं 1000 ml लिख सकता हूँ कि नहीं? मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इस कंसंट्रेशन टर्म को ऐसे डिकोड करके लिखा हुआ है। तो क्या इसमें कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है। सो 2 मोल्स 1000 ml। अब आप एक बात बताइए, इन्होंने डेंसिटी दिया हुआ है 1.28। डेंसिटी हमेशा किसका होता है स्टूडेंट? सॉल्यूशन का। 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को पर ml ही बोलते हैं। डेंसिटी अगर पता है, वॉल्यूम पता है, तो क्या इसका मास निकल जाएगा? मास कितना निकलेगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो ये हो जाएगा 1.280 ग्राम। देख लीजिए सॉल्यूशन का मास आ चुका है। क्यों ना हम लोग सॉल्यूट का भी मास निकाल लें। इसका मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 80 ग्राम। अब देखो अगर ये 80 ग्राम है, ये 1280 ग्राम है, तो H2O कितना आया? 1200, 1200 ग्राम। आप बोलोगे सर इतना क्यों इसको लेके जा रहे हैं आप? क्योंकि आप ये सोचो आपको पहुंचना कहाँ है? आपको पहुंचना है मोलालिटी पे, स्मॉल m पे। और स्मॉल m के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में? kg में। तो जब तक आप
इन दोनों को माइनस नहीं करेंगे तब तक आप वेट ऑफ सॉल्वेंट पे नहीं पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली हमारा एजेंडा यही है कि मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को ग्राम के टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वॉल्यूम में से ग्राम को माइनस नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राम में से ग्राम को माइनस करना पड़ेगा। तो 80 ग्राम हमें पता है, तो इस 1000 ml को हमने 1280 ग्राम कर दिया। कैसे किया, डेंसिटी पता है इसलिए। फाइनली हमारा H2O का मास यहाँ अवेलेबल आ गया। अब H2O का मास जब आ गया तो अब तो आप मोलालिटी निकाल ही सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या ले लेंगे, वही 2 मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 1200। ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कैंसिल आउट करेंगे, अल्टीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा 20/12, और 20/12 को सॉल्व करते हैं तो 1.67 आ जाता है। तो ये 1.67 मोलालिटी है। तो कभी भी मोलारिटी से मोलालिटी पे आप ऐसे जंप कर सकते हैं। वैसे एक फॉर्मूला है जो बच्चे रट के बैठ जाते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप नहीं रटिए, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे फालतू का। मोलारिटी जो भी दिया है और डेंसिटी दिया है तो आपको डिकोड करने आना चाहिए। जैसे ही आपने डिकोड कर लिया क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ये ज़्यादा इजी और ज़्यादा कंफर्टेबल आप इसमें फील करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म का ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैवर्स प्रोसेस। कभी कभी क्वेश्चन इतना इजी आ जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। N2 + 3H2 से आपको पता है कि 2NH3 बनता है कि नहीं। अब आप बताइए नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग कितने हैं, 1, 3, 2। क्या कहा उसने कहा कि 20 मोल अमोनिया बनाना है, तो 2 से 20 कर दिया। तो भाई जब 2 से 20 किया तो 3 से 30 कर दो, 10 टाइम्स तो किया है आपने। तो कितने मोल्स चाहिए हाइड्रोजन, 30। अगर ये नाइट्रोजन का पूछता तो 10 मोल्स हो जाता। बहुत ही सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर। 8th नंबर भी आप देखो तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए परेशानी हो जाएगी। हमें बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स एटम्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू Na। यानी जिसका जितना ज़्यादा मोल उसका उतना ज़्यादा क्वांटिटी, उसका उतना ज़्यादा एटम्स। सीधी बात है, सीधी बात यही है। अब आप देखिए हम लोग ऑप्शंस के सामने ही कैलकुलेट कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑप्शंस के सामने ही मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का मतलब मोल कितना हुआ, 1/24। देखो यहाँ मास भी दे ही रखा है, 1/24, 1/24 इंटू Na, ये इसका आया एटम्स। चलिए अब इसके देखते हैं। O2 है, O नहीं है, O2 है। O2 है तो क्या हो जाएगा 1/32, ये तो इससे भी कम हो गया, इंटू Na। आगे बढ़ते हैं 1 ग्राम ऑफ लिथियम, तो 1/7, 1/7 है। डिनोमिनेटर छोटा हो गया अब, तो इन दोनों से वो बड़ा है, तो 1/7 इंटू Na। और यहाँ पे तो खैर बात ही नहीं है, 108 तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया ये। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन सी लग रही है आपको, ऑब्वियस सी बात है इस वाले केस में सबसे ज़्यादा एटम्स निकल के आएगा। सो 1 ग्राम ऑफ लिथियम विल बी द राइट आंसर। तो देखिए 2 क्वेश्चन बैक टू बैक, एक 2019 का और 2020 का कुछ ज़्यादा इजी था। 9th का ये क्वेश्चन है बिल्कुल लिटरली। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। देखिए 9 नंबर फिर से वही है जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया था आपके ये इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस्ड, वही है। बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन है और हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऑक्सीजन भी हो। इन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पे परसेंटेज 78 है। अगर इसका 78 है तो क्या इसका 22% होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, होगा। मैंने क्या बोला, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करो। ग्राम मान लो, कन्वर्ट क्या करना है, 78 और 22। जब ग्राम पता चल गया तो मोल निकालो। मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 78 बाई इसका एटॉमिक मास 12, 22 बाई इसका एटॉमिक मास 1। अल्टीमेटली ये हो जाएगा 6.5 और ये कितना हो जाएगा 22। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6.5 को तो 6.5 से डिवाइड कर दो और 22 को भी 6.5 से डिवाइड कर दो। कहानी यही बनेगी कि ये 1 हो जाएगा और ये 3.33 समथिंग आ जाएगा। तो आपको इसको अप्रॉक्सीमेट लेना है। अब यहाँ वो कहानी मत कर देना कि चलो मल्टीप्लाई करते हैं कुछ करता है, अरे 3.33 है यार, 3 लेके इसको कंसीडर करो, खत्म करो कहानी। तो आएगा क्या, CH3। दैट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है नहीं करता है इसका लोड आपको नहीं लेना है, वैसे भी आप एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ डील कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर।
हाँ 10 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है, आइसोटोप्स वाला जो अप्रोच अपन लगाते हैं ना उसी को लेके चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe3 इन दिस, कंसीडर दिस इज मेड ऑफ Fe2 एंड Fe3O। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है और कई सारे टेक्स्ट बुक और मटेरियल में आपको ये मिल जाएगा। द ओनली डिफरेंस इज कि इन्होंने यहाँ पे ऑक्साइड नहीं दिखाया, हालांकि ऑक्साइड दिखाता तो ज़्यादा अच्छा था। मतलब आप जो क्वेश्चंस देखोगे उसके दूसरे वर्जन्स जो मिलेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपको ऐसे भी पूछ सकता था कि Fe 0.96 एंड O आयरन का ऑक्साइड है, या फिर देता Fe 0.94 O, ऐसे दे देता। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ब्रीफली मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। आयरन आपको पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसका इफेक्ट हमारे स्टोइकोमेट्री पे पड़ जाता है। क्यों स्टोइकोमेट्री पे पड़ जाता है? क्योंकि जो पूरा मेटल का लैटिस है, जैसे मान लेते हैं कि Fe+2 का पूरा लैटिस है, उस Fe+2 में बीच में जो वाइड्स है वहाँ Fe+3 चला गया। सब Fe+2 होना चाहिए था, बीच में Fe+3 चला गया, कोई डिफेक्ट आ गया। जब डिफेक्ट आ गया तो फॉर्मूला बिल्कुल स्टोइकोमेट्रिक नहीं हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला को अपन बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला। जनरली केमिस्ट्री में हम इनसे डील नहीं करते, लेकिन जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं उस टाइम पे आपको इसका पूरा अप्रोच पता चल जाता है। तो ऐसा फॉर्मूला हमने नहीं देखा। हम लोग तो जनरली क्या देखते हैं, FeO देखते हैं या फिर Fe2O3 देखते हैं, इस तरीके की चीज़ें देखते हैं। तो जब भी ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो समझ जाओ कि बेसिकली हुआ क्या है कि दो आयंस, एक पूरा आयंस का लैटिस है, उसमें एक दूसरा आयन एज एन इम्प्योरिटी घुस गया, इस कारण से ऐसा हुआ है। सीधी कहानी यही है। अब ये खुद ही बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज दिस, कंसीडर दिस इज मेड अप ऑफ Fe2 एंड Fe3। मतलब वो कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो Fe आपके पास है ना 0.96 वाला, इसमें दो टाइप के आयरन के आयन्स हैं। कौन कौन है? Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। तो आपको बताना है किसका कितना फ्रैक्शन है, जो स्टोइकोमेट्रिक ऐसा बन के निकला है ना। तो सीधी बात है कि अगर मैं Fe+3 को x मान लेता हूँ तो Fe+2 क्या हो जाएगा? Fe+2 हो जाएगा 0.96 माइनस x। इन्हीं दोनों के कारण तो ये 0.96 होके आया है। नहीं, अगर कोई एक होता तब तो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक बिल्कुल इंटीजर में चल रहा होता। तो मैंने क्या किया, Fe 0.96 में कह दिया कि Fe+3 x पार्ट में और Fe+2 0.96 माइनस x पार्ट में, फ्रैक्शन ही लेके चल रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, आप बताइए, ये +3 चार्ज वाला है और ये +2 चार्ज वाला है, और ये जो Fe 0.96 है ना, जब आपको चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपको +2 लेके चलना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि बाकी क्वेश्चंस आप देखेंगे ना तो वहाँ पे ऑक्साइड दे रखा है, और ऑक्साइड अगर यहाँ पे -2 होता है इसका चार्ज, तो क्या इसका +2 लेके चलते कि नहीं चलते? ये भी -2, तो ये +2 लेके चलते या नहीं चलते? इसका मतलब आप नहीं समझे। इसका मतलब ये है कि +2 चार्ज और +3 चार्ज वाला फाइनली ऑक्साइड बनाएगा, तो वो जो Fe वहाँ है वो +2 स्टेट में ही है, लेकिन उसका कुछ फ्रैक्शन +3 लेके चला गया, उसी को x मान लिया, इसको 0.96 माइनस x मान लिया। तो क्या कहेंगे, बोलेंगे कि +3 वाला चार्ज x फ्रैक्शन में है और +2 वाला चार्ज 0.96 माइनस x फ्रैक्शन में है, लेकिन जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज तो घुमा फिरा के 2 आना ही है। स्टोइकोमेट्री की बात नहीं कर रहा, स्टोइकोमेट्री तो यहाँ 0.96 डिस्टर्ब कर ही दिया आपने। मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, जो नेट चार्ज है। तो आयरन के ऊपर जो चार्ज आएगा ऑक्साइड में वो +2 आएगा, FeO अगर लेते हैं तो। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये 3x आया प्लस 1.92 ये हो जाएगा, और ये हो गया -x = 2। इस जगह से अगर देखा जाए तो 3x - x 2x और 2 - 1.92, तो यहाँ से ये आ गया 2x = 2 - 1.92 का मतलब कितना हो गया, सॉरी ये 3x - 2x होगा ना, 2x, तो ये x आया, सो x = 0.08 ये आ गया। तो क्या मुझे इसका फ्रैक्शन मिल गया? अच्छा, ये जो फ्रैक्शन मिला कितने में मिला समझ जाएंगे, 0.96 में ये 0.08 है, ये 0.08 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.96 - 8, 0.96 - 0.08। सो पॉइंट ये है कि हमसे इसका क्या पूछा था, फ्रैक्शन पूछा था। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ Fe+3, Fe+3 का फ्रैक्शन पूछा है, तो इसका अमाउंट 0.08, टोटल अमाउंट 0.96, तो ये आ गया 1/12।
ये फ्रैक्शन निकला। अगर यहीं पे परसेंटेज पूछता तो इसका अमाउंट बाई टोटल अमाउंट इंटू 100 करते, तो फिर वो परसेंटेज के टर्म्स में आता है। यहाँ 1/12 इंटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज के टर्म्स में आएगा, लेकिन फ्रैक्शन के टर्म्स में पूछा है इसीलिए इतने पे आंसर अपन क्लोज कर देंगे। सो फाइनली वी विल से कि 1/12 इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा डिफरेंट था और कोई बड़ी बात नहीं है। आइसोटोप्स वाले में ऐसा केस अपन लेके चलते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी और 4-5 क्वेश्चन हैं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसको थोड़ी देर में। थैंक यू।